नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सतीश त्यागी हैं, जो कि एक बेहतरीन पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के साथ साथ एक जिंदादिल खुशनुमा इंसान भी हैं। आज हरियाणा के राजनीतिक हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि लोगों में पूरी सुगबुगाहट है। डॉक्टर साहब के साथ आज मैं तमाम बातों पर चर्चा करूंगा और साथ ही साथ कांग्रेस की जो टिकट बंटवारा है उसमें लगातार देरी हो रही है, और जो देरी हो रही है ख़ास तौर से मैंने ग्राउंड पे ये महसूस किया है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के वोटर हैं वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब उनमें इस चीज़ की चर्चा होने लगी है कि आखिरकार ये डिले क्यों हो रहा है। शेक्सपियर की कुछ बातें अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो वो कहते थे कि खुश रहने के लिए आदमी को एक फ्रूट का कटोरा, एक वायलिन है वो चाहिए। उसी तरह एक पत्रकार को भी एक माइक हो, एक कैमरा हो, और डॉक्टर सतीश त्यागी हो, शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सर, सबसे पहले इस्तकबाल करता हूं मैं आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। एक सवाल जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हों चाहे तमाम वोटर हों, वो लगातार पूछ रहे हैं कि कांग्रेस आखिरकार इतना टिकट बंटवारे को इतना डिले आखिरकार क्यों कर रही है, इतना ज़्यादा लंबा क्यों खींच रही है। देखिए, लोगों का सवाल जायज़ है। चूँकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जो मेन प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और मनोहर लाल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मजाक उड़ाने लगे, उपहास कर रहे हैं कांग्रेस का कि मज़ा नहीं आ रहा, एक तरफा है, अखाड़े में हम लोग हैं बस, और दूसरा पहलवान नहीं आ रहा। जनता में भी उत्सुकता है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस बहुत धीरे धीरे, बड़ी धीमी गति से फैसले लेती है, और ये उसके नुकसान का कारण भी बनी है और कई बार फ़ायदा भी दे देती है। तो वैसे तो अभी कोई संवैधानिक ऐसी आवश्यकता है नहीं कि घोषित कर देने चाहिए, क्योंकि अभी तो नामांकन वगैरह में टाइम है। लेकिन जनता में जो ये जिज्ञासा है जानने की, उससे थोड़ा सा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। उसका मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कैसे वो इस समस्या से निपटे। और ये भी सच है, चूँकि हरियाणा कांग्रेस में जितनी गुटबाजी है, इतनी भारत की किसी भी प्रदेश की कांग्रेस में नहीं है। और ये आज की नहीं है, जब से कांग्रेस का वजूद है हरियाणा में, तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं। अब गुटबाजी इस कदर है कि पहली बार एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी, उस कमेटी की सब कमेटी बनानी पड़ी। ये भी शायद हरियाणा के संदर्भ में हुआ है, और उसकी कितनी ही बैठकें हो गई हैं। अंतिम निर्णय जिस व्यक्ति ने लेना है वो राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं। सब कमेटी, पहली कमेटी सब कमेटी को रिकमेंड कर रही है, बता रही है, फिर वो कांग्रेस अध्यक्ष की मेज पे जाएगा। और खड़गे जी, जो माना जा रहा है कि बहुत एक अच्छे और पावरफुल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके भी नियंत्रण से बाहर है ये चीज़ें। तो अंतिम निर्णय सोनिया जी ने और राहुल जी ने लेना है। सोनिया जी ने, आपने देखा होगा, इस संदर्भ में हरियाणा कांग्रेस के बहुत से नेताओं को बुला के आपस में बातचीत की है। वो किरण चौधरी से भी मिली हैं, वो ब्रजेंद्र सिंह से भी मिली हैं, और इतना दो का तो पता है, बाकी और कुछ नेताओं से मिली होंगी। तो अपने स्तर पे वो पूरी जांच कर रही हैं। उसके अलावा एक जो संगठन का उनका तरीका है सर्वे वगैरह करने का, वो भी अपनी जगह चल रहा है। तो सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस का हाईकमान ये चाहता है कि सारे गुटों में एक संतुलन बैठ जाए, किसी एक व्यक्ति की ना चले, ऐसा मैसेज ना जाए। तो उस चक्कर में इनको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। दूसरी बात प्रवीण जी क्या है कि हरियाणा में एक छवि ये बन गई है आमतौर पे कि यहाँ के गैर जाट समाज से आप बात करोगे तो वो कहता है कि कांग्रेस तो हुड्डा कांग्रेस में कन्वर्ट हो गई है। हुड्डा कांग्रेस का मतलब होता है सीधे सीधे जाट कांग्रेस, यानी कांग्रेस जाटों की पार्टी बन गई है। तो इससे जो मैसेज है गैर जाटों में जाता है वो थोड़ा सा उनको भयभीत करता है। जिस तरह का माहौल बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसमें आज की तारीख में ये गैर जाट समाज के लोग ये जरूर सोचते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार आने का मतलब है भूपेंद्र हुड्डा का मुख्यमंत्री बनना। उनके अपने अपने कारण है, असहज होने के, असुरक्षित होने के। तो कांग्रेस हाईकमान ये भी चाहता है कि ऐसा मैसेज ना जाए कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। बेशक कुछ लोग उनके एडजस्ट किए जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा जाएगा तो फिर जो बड़ा वर्ग है गैर जाट का, उसमें गलत संदेश जाएगा। तो कांग्रेस हाईकमान के सामने पहली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक मैसेज ये जा रहा था कि कांग्रेस हाईकमान तो लाचार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस हाईकमान को अपनी अथॉरिटी भी कायम करनी है, कांग्रेस हाईकमान को विभिन्न गुटों में एक सामंजस्य भी पैदा करना है, कांग्रेस हाईकमान को ये मैसेज भी देना है कि गैर जाट
असुरक्षित अपने आप को महसूस ना करें। कांग्रेस सभी दलों की पार्टी है। इस चक्कर में इस सारी चीज़ों को लंबा किया जा रहा है और हर गुट इस समय, विशेषकर हुड्डा साहब, ये भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रदेश में ये मैसेज जाए कि कांग्रेस उनकी जेब में है। वो बाहरी तौर पर बेशक कोई बात करें, जो उनका प्रतिद्वंदी गुट है एसआर के गुट, वो उतनी दावेदारी तो नहीं कर रहा, लेकिन वो भी ये चाह रहा है कि टिकटॉक के बंटवारे से ये मैसेज ना जाए कि हम पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिए गए। उस पे भी आएंगे, इस गुटबाजी पे भी आएंगे सर। जो ये डिले हो रहा है, हाँ, इससे कितना नुकसान हो रहा है, और कम से कम आप ये तो मानिएगा रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा या अन्य लोग हैं वो पूरा प्रचार अपना कर रहे हैं। बाकी अगर जो इतर रह जाती है 9 लोकसभा की सीटें, क्या डॉक्टर सतीश त्यागी ये मानते हैं कि रोहतक में चाहे बेशक से ना हो इतना नुकसान, लेकिन बाकी जो सीट बच जाती हैं उनमें बेहद नुकसान है जो इस टिकटों में जो देरी से हो पा रहा है? आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा अगर सूची आ जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी समझ ये है कि सूची जब भी आएगी उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा नुकसान होना नहीं है। सिर्फ करना ये है कि वो जो आएगा कैंडिडेट आएगा कांग्रेस का, उसको 2 गुना 3 गुना शिद्दत से मेहनत करनी होगी इसमें। बल्कि मैं सोच रहा हूँ भाजपा का नुकसान थोड़ा सा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि उनके कैंडिडेट के बारे में बहुत ज़्यादा विश्लेषण हो चुका है। ये विश्लेषण ना भी होता, लेकिन उनके जो प्रत्याशी हैं वो 10 में से 6 तो कांग्रेस के आ रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा करने का, उनकी राजनीति को समझने का पर्याप्त समय लोगों को मिल गया। अब 2 दिन पहले कोई अशोक तंवर आते हैं पार्टी में, नवीन जिंदल आते हैं, रणजीत चौटाला आते हैं, तो लोगों की एक रिएक्शन आने लगी है। भाजपा के लोग ये तर्क दे सकते हैं कि जो गुस्सा है वो निकल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो इन लोगों के बारे में एक राय बना चुके हैं, चूँकि इन लोगों का एक लंबा करियर रहा है कांग्रेस के अंदर। अब जब कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा, जाहिर सी बात है वो भाजपा से तो आ नहीं रहा, वो तो कांग्रेस का मूल प्रत्याशी है, तो वो जब आएगा और उसका एक आधार भी वहाँ होगा, तो अपने कार्यकर्ता होते हैं, कुछ पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग होते हैं, तो वो इस कमी को पूरा कर देंगे, बस शर्त यह है कि उनको अब आने के बाद में कम से कम भाजपा के प्रत्याशी ने जितनी मेहनत की है उसको कवर करना है और उससे 2 या 3 गुना ताकत से अपने चुनाव प्रचार में जुटना है। डॉक्टर साहब, जब मैं एजुकेशन ले रहा था शायद 9वीं या 10वीं क्लास में, तो एक पाठ्यक्रम में था पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, और उसका कहते हैं कि जब वो ओम का आलाप लेते थे तो कैंडल्स हैं वो बुझ जाती थी, दरी खिंचती हुई प्रतीत होती थी। तो क्या जो SKR जो आलाप अब ले रहा है, उससे क्या डॉक्टर सतीश त्यागी मानते हैं कि कैंडल है वो बुझ रहा है, हुड्डा साहब की राजनीति का वो दरी खिंचती हुई प्रतीत हो रही है? डॉक्टर सतीश त्यागी क्या मानते हैं? देखिए, मेरी समझ ये है कि कांग्रेस हाईकमान अब नहीं, कई साल से इस चीज़ को लेकर चिंतित है। लोगों में ये मैसेज जा रहा है, हमें नहीं पता सच क्या होता है, परसेप्शन की बात है, कि हुड्डा साहब हाई कमान को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन पे एक दबाव उन्होंने बना रखा है, और हाई कमान चाहते हुए भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। वो G20 क्या बना था उसके भी सदस्य थे, और कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस को ये भी कहा है कि पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, और जितना मुखर उनको होना चाहिए था राष्ट्रीय मुद्दों पे, जो भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं वो भाषा भी वो नहीं बोल रहे। तो ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब हाई कमान पे ब्लैकमेल ना भी कर रहे हो, तो एक दबाव उन्होंने बना रखा है, और उस दबाव के वो दबाव इतना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहकर भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब ये दबाव क्या है मैं बताऊँ आपको, कि दिल्ली के 300-400 किलोमीटर के एरिया में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने बलबूते पे 50,000, 60,000 या 1 लाख लोगों की भीड़ जुटा सके, और वो भी कांग्रेस जैसी तथाकथित निर्धन पार्टी जो आज की तारीख में, उससे बिना कोई आर्थिक संसाधन लिए हुए। तो हुड्डा साहब कांग्रेस की इस अर्थ में मजबूरी हैं। दूसरे, पूरे उत्तरी भारत की ये जो बेल्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा जाट चेहरा है जो किसान जातियों, विशेषकर जाटों में उनकी एक लोकप्रियता बेशक ना हो, थोड़ी सी स्वीकार्यता तो है, इन कंपेरिजन की कोई और लीडरशिप उभर नहीं रही। आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जयंत का उभार हुआ था, वो राजनीति भी लगभग समाप्त सी हो गई है। इस पूरी बेल्ट में जहाँ हरित क्रांति का प्रभाव रहा है, वहाँ ले दे के एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बचे हैं। तो ना तो हाईकमान उनको
खारिज कर सकता है, और ये भी मैसेज देना चाह रहा है कि हम इनके दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, और यही एक वजह बन रही है इनकी सूची में लेट होने में। कल भी इस तरह की चर्चा हुई थी, एक फेक सूची आई थी मार्केट में, और उसको कहा गया कि पहले तो आ गई और उसके बाद में कहा गया फेक है, लेकिन साथ में एक समाचार ये आ रहा था कि खड़गे जी की मेज पे ये थी, और जब उनको ये सूचित किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो वो गुस्से में बाहर निकले हैं। अब पता नहीं इनकी तो में कितनी सच्चाई है, लेकिन आज के युग में चूंकि चीज़ें धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर उस पर चर्चा होती है, तो वो बेशक फेक सूची थी, लेकिन उसको सही मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो ये मान रहे हैं कि बहुत आंशिक परिवर्तन के साथ में ये सूची फिर से यहाँ आ जाएगी। अब जहाँ तक एसआर के गुट का सवाल है, उसने अपने वो कोई प्रयास नहीं कर रहा। ये जिम्मेवारी कांग्रेस हाईकमान की है, सोनिया राहुल गांधी की है कि वो इस संतुलन को कायम रखें। तो आज एसआर के गुट की लड़ाई भी असल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लड़नी पड़ रही है, क्योंकि वो ये मैसेज कतई नहीं देना चाहते कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कब्जे में है और वो जो चाहेंगे वही होगा। क्या डॉक्टर सतीश त्यागी ये मानते हैं कि हुड्डा साहब की राजनीति का जो अध्याय है वो इस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है, जहां से वो दोबारा और ज़्यादा मजबूत हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म या क्लैप्स हो सकता है? क्योंकि एनडी तिवारी कांग्रेस जिसे बनाती है, कांग्रेस के बारे में एक कहावत है, कांग्रेस खत्म भी उसको खुद ही करती है। रीता बहुगुणा जोशी बड़ा परिवार होता था, उसको खुद कांग्रेस आलाकमान ने खत्म किया। चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे बंसीलाल परिवार हो हरियाणा के संदर्भ में देखें, चाहे चौधरी भजनलाल परिवार हो हरियाणा के संदर्भ में देखें, तो क्या डॉक्टर सतीश त्यागी ये मानते हैं कि कम से कम वो वक्त तो जरूर है, या तो हुड्डा साहब का राजनीति यहाँ से मजबूत हो जाएगी या क्लैप्स हो जाएगी? और ख़ास तौर से क्या राहुल गांधी के दिमाग में ये बात आज के दिन चलनी शुरू हो चुकी है? क्या राहुल गांधी ऐसा कोई प्रयास है वो करने के मूड में है? देखिए, हुड्डा साहब की राजनीति का क्या भविष्य होगा, उनकी अपनी जो व्यक्तिगत राजनीति है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो तो उम्र का तकाजा है कि अब उनका वो लास्ट लेग चल रहा है, और वो ये चाह भी रहे हैं अपने बेटे की राजनीति को प्रमोट करना ही उनका एकमात्र मकसद ही ये रह गया। लेकिन कांग्रेस हाईकमान उनसे ये अपेक्षा करता है कि वो अपने आप को एक जो छोटी सी पॉकेट का लीडर उन्होंने बना लिया, एक कम्युनिटी का लीडर बना लिया, इससे बाहर निकलें अगर उन्हें भविष्य की लड़ाई लड़नी है तो। चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिक्कत यह है कि अब जैसे आप देख रहे होंगे इस समय प्रचार कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, वो महम जाएंगे तो कहेंगे महम से 1 लाख वोटों से जिता दो, मैं सरकार बना दूंगा। आप बेरी जाएंगे, बेरी में 1 लाख वोटों से जिता दो, मैं सरकार बना दूंगा। कहीं भी वो ये लोकसभा की बात नहीं कर रहे कि आप 10 की 10 सीटें हमारी झोली में डालो और हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन चीज़ों से गलत मैसेज आता है। आप 1 लाख से जिताने के बाद में प्रदेश सरकार बनाने की बात कर रहे हैं जी। आप अगर इतने बड़े लीडर हैं, आप एलओपी हैं, आप कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं और अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते, तो आपको एक अपना विशाल हृदय रख के एक अपना दायरा विस्तृत करना होगा। और इस समय ऐसा लगना चाहिए कि आप पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। उधर आप देखिए मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं रहे, बावजूद इसके वो अपने जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं उनको नंबर 2 का दर्जा देख के 2वें दर्जे पर रख के खुद एक चेहरा बन गए पूरे प्रदेश में भाजपा का। जैसे भी हैं वो एक अलग बात है। तो मनोहर लाल के बरक्स अगर हमने किसी को प्रदेश कांग्रेस में खड़ा करना है तो वो भूपेंद्र हुड्डा ही होंगे भी, और वो चाहते भी हैं, लेकिन उस दिशा में वो प्रयास करते दिख नहीं रहे। और हाईकमान इन चीज़ों का नोट ले रहा है। जो प्रदेश प्रभारी हैं इनके दीपक बावरिया, जो मेरी जानकारी है, उनको पूरी तरह से छोड़ा इसलिए गया है कि आप इनकी गतिविधियों पर पूरी नज़र रखें। तो हुड्डा साहब आज की तारीख में संदिग्ध हो चुके हैं, और भविष्य की जो या तो वो अब परिणाम आ जाएंगे 4 जून को, अगर 5-6 सीटें वो अपनी लीडरशिप में ले आए तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ऑक्सीजन मिल जाएगी। और अगर परिणाम यही रहा, जैसी लोग चर्चा भी करते हैं, अफवाहें भी हैं कि कहीं 1 सीट के चक्कर में 9 सीटें ना खो दें, का समझौता एक हाँ, तो नहीं रखा तरह की बातें आप जानते हैं। और सबको पता है, ये भी कहा जाता है कि वो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं या भाजपा तय करेगी कांग्रेस के उम्मीदवार क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें, बेशक इनका सत्यता हमारे पास नहीं है, परसेप्शन है, लेकिन ये मैटर तो करती हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य एक तो ये निर्भर करता है कि वो जिन लोगों को टिकट यहाँ दिला रहे हैं पार्लियामेंट के, 5 या 6 लोग होंगे उनकी पसंद के, उनकी जीत सुनिश्चित करें। और अगर ऐसा नहीं होता और परिणाम वो आता है जिसकी चर्चा है, तो मुझे लगता है कि फिर उस मोड़ पे जाके कांग्रेस हाईकमान कुछ गंभीरता से ऐसा सोचेगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सहज नहीं होगा और उनको अच्छा नहीं लगेगा।
डॉक्टर साहब, एक लिस्ट है जो बार बार घूम रही है, बस उस पर इतना चेंज हो जाता है, इसकी बजाय अब ये नाम आगे आ गए हैं, वीरेंद्र राठौड़ की जगह मान लीजिए वीरेंद्र मराठा जी आगे आ गए हैं, इस तरह का चल रहा है। श्रुति की जगह राव दान सिंह आ गए हैं। रायपुर अधिवेशन हुआ था, पूरे देश भर से कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वहाँ पर जुटे थे। उसमें राहुल गांधी ने ये पूरी तरीके से स्पष्ट किया था, एक संदेश दिया था कांग्रेस के लिए कि जो आधी टिकटें हैं वो हम यूथ को देंगे। जो क्राइटेरिया एक सेट किया गया था 50 साल तक, उससे ऊपर जो टिकट है एक एज लिमिट सेट की गई थी 75 तक। अब भी जो लिस्ट आ रही है, अगर उसे आप ध्यान से देखिएगा तो एक महेंद्र प्रताप जी को अगर हम छोड़ देते हैं तो लगभग रायपुर अधिवेशन को लागू करते हुए राहुल गांधी है वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो क्या ये चीज इस बात की भी तस्दीक करती है कि जो हरियाणा प्रदेश में भी जो उम्रदराज नेता हो चले हैं, या तो वो आगे दिखेंगे नहीं, अगर राजनीति में रहना चाहते हैं तो युवराजों की ताजपोशी है, उसी के थ्रू है वो संभव हो सकता है। रायपुर अधिवेशन की जो ये चीज़ें हैं इस लिस्ट में सतीश त्यागी जी ने अगर देखा हो तो किस संदर्भ में आप देखिएगा? देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से जिस तरह की कांग्रेस चाह रहे हैं, विशेषकर पिछले 2014 के बाद से, वो उनके सपनों की कांग्रेस तो बन ही नहीं पा रही। और कई बार व्यावहारिक समस्याएं होती हैं कि आप अधिवेशन में जो निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह लागू नहीं होते। राहुल गांधी की चाहत जरूर है कि 75 पार के नेता रिटायर हो जाएं और युवाओं को जगह दी जाए, लेकिन हरियाणा एक अपवाद के रूप में सामने उभरेगा और इस तरह की दिक्कतें जो हैं, व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी और इसको कोई भी राजनीतिक जो चुनावी पॉलिटिक्स में लोग सक्रिय हैं उसका शिखर नेतृत्व इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकता। अब भाजपा ने भी कभी ये सोचा होगा, ये थोड़ी कहा होगा कि भाई हम बाहर के लोगों को टिकट देंगे, इस तरह से टिकट देंगे। तो किसी भी राजनीतिक दल को चुनावी तकाजों के तहत बहुत सारे परिवर्तन करने होते हैं। राहुल गांधी की इच्छा जरूर है कि 75 पार हो जाए, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी की ये जो इच्छाएँ हैं जाके 2029 में कहीं पूरी हो पाएंगी जी, अभी नहीं लग रहा। एक और चीज़ है, कुछ परसेप्शन ये भी बनता है कि जाट ये चाहते हैं कि हमारा कम्युनिटी का मुख्यमंत्री हो, ये नेचुरल होता है, जो अब ओबीसी का बनने के बाद ओबीसी वर्ग में भी है। लेकिन खास तौर से मैंने रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये देखा है, जब उनसे ये सवाल मैं करता हूँ क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला जाट नहीं है या किरण चौधरी जाट नहीं है, तो शायद वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते। तो क्या डॉक्टर साहब इस चीज़ को ऐसे देखा जा सकता है कि हुड्डा साहब के राज में जिन सफ़ेदपोश नेताओं ने खुलेआम मलाई खाई है, वो कभी इस दायरे से बाहर ही नहीं निकलने देते आम जनता को, कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो किरण चौधरी भी हैं, उनकी भी राजनीति होनी चाहिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, उनकी भी राजनीति होनी चाहिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह, एक इतनी बड़ी किसान विरासत उनके पास है पूरे देश दुनिया में, उनका भी नाम होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें हुड्डा साहब को छोड़ के आती ही नहीं है, इसका कारण क्या है? देखिए, हुड्डा साहब के जो समर्थक हैं वो किसी और नाम के बारे में विचार भी नहीं करेंगे, और ये समर्थन तो इतनी बुरी तरह से फैल गया है कि मजाक की बात है। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो जब ये जिक्र आया कि दीपेंद्र हुड्डा की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लड़ाया जा सकता है, तो कुछ लोगों में इस बात को लेकर निराशा हो गई, इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि नहीं साहब दीपेंद्र होना चाहिए, विशेषकर जो युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, मलाई खा चुके लोग, मलाई खाने के लिए तैयार लोग और मलाई खाने की योजना बना रहे भविष्य में लोग, तो यही लोग हैं एक्चुअल में जो सारे वातावरण को बनाते हैं। इन लोगों से आप जब भी बात करोगे तो उनको अगर जाट चीफ मिनिस्टर चाहिए तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चाहिए एक्चुअल में, या दीपेंद्र हुड्डा। हालांकि इसमें भी अंतर आने लगा है। जहाँ तक रणदीप और किरण की बात है, उनके क्षेत्र में उनके भी समर्थक हैं, संख्या बहुत कम है, वो भी यही चाहते हैं। इक्का दुक्का उनके समर्थक हुड्डा साहब के गढ़ में भी आप उनसे बात करो तो वो ये कहते हैं कि अल्टीमेटली फैसला हाईकमान लेगा और इस बार तो रणदीप बनने जा रहे हैं जी। किरण का तो नाम उसमें नहीं होता, लेकिन रणदीप का जरूर होता अंततः वही है कि अगर कांग्रेस हाईकमान इतनी सीटें मिल जाती हैं कांग्रेस को कि वो अपनी चला सकता, तो वो अपनी चला लेगा, जैसे उन्होंने चलाया था हुड्डा साहब के मामले में। और अगर कुछ सीटें कम रह जाती हैं तो उसमें फिर जो भी पावरफुल लीडर है, जिसके पास आर्थिक संसाधन है, जिसके पास पूरा ताम झांप है, तो वो चीज़ों को मैनेज कर देता है, जैसे हुड्डा साहब ने अपने दूसरे कार्यकाल में किया था। और सच्चाई है कि हुड्डा साहब भी ये नहीं चाहते कि यहाँ को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बहुमत मिले, तो कि उनको खेलने के लिए फिर ग्राउंड मिलेगा नहीं, तो वो यही चाहते हैं कि 40-42 के आसपास कहीं मामला रहे और फिर मैं इधर उधर से एडजस्ट करके बना लूँगा। लेकिन प्रवीण जी, इस तरह की जो राजनीति है ना,
उसका अंत राहुल गांधी बहुत जल्दी करेंगे। जी, कुमारी शैलजा के अभी कुछ दिनों के बयान को अगर बतौर विश्लेषक अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक शब्द उन्होंने कहा कल या परसों में ही कि मैं अपने लोगों की लड़ाई आखिर तक मैं लड़ूंगी। तो ये समझा जा रहा है, ये इशारा है खास तौर से एक स्पेसिफिक दलित वोट बैंक की तरफ। रोहतक लोकसभा में ये वोट बैंक भी 1.5 लाख से ज़्यादा है और नीचे नीचे अब ये बात चल रही है कि उस SC ST वोट बैंक में खास तौर से अब ये निगाह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिरकार कितना कुमारी शैलजा के विरुद्ध जा रहे हैं, कितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस चुनाव में मदद कर रहे हैं। उसको देखकर रोहतक लोकसभा में वो दलित वोट बैंक है, उसकी खासी निगाह ये है। कुमारी शैलजा इस मुद्दे को भुनाना चाहती है, इससे हुड्डा साहब पे दबाव होगा? बिल्कुल दबाव होगा। अगर रोहतक लोकसभा क्षेत्र का दलित समुदाय शैलजा के संकेत को समझता है और उसको लगता है कि भी ठीक है, ये बिल्कुल वाजिब बात कह रही हैं, तो वो अपना मन इस आधार पे बनाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके विषय में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या है। तो उनकी जीत और की जो संभावना है उस पर वो ग्रहण लगा सकता है अगर उसने ये मन बना लिया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी वो स्थिति है नहीं, चूँकि एक संतुलन हुड्डा साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हैं, चाहे वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं, एक उदयभान नाम का चेहरा उनके पास में है। और लेकिन इस प्रदेश का दलित समाज आज की तारीख में शैलजा चाहे बेशक मास लीडर हो ना हो, उनको एक आदर की दृष्टि से तो जरूर देखता है। और अगर वो कहीं ये संकेत दे पाई कि भाई इस अमुक क्षेत्र में मेरा विरोध अमुक नेता कर रहा है, इसलिए आप इसका हिसाब किताब वहां से कर लो, तो उस संभावना को ग्रहण लग जाएगा। और अब रोहतक उतना मजबूत गढ़ नहीं रहा। पिछली बार चुनाव हारने के बाद में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विशेषकर सोनीपत में भी आप मान लीजिए, जो पुरानी अपनी देश वाली बेल्ट का जो ये पुराना रोहतक जिला है, ये अब उतना सुरक्षित गढ़ नहीं रहा है। और इस गढ़ को बचाने के लिए रात दिन मेहनत वो लोग कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई ये संकेत यहाँ का दलित समाज पकड़ लेता है, उसको उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी हुड्डा साहब। अशोक तंवर भी कोशिश कर रहे हैं इस वोट बैंक की तरफ। सारे करेंगे, सारे करेंगे। और ओबीसी कितना प्रभावित हुआ है नायब सिंह सैनी से अभी तक, और कितना प्रभाव वो डालेगा? देखिए, ओबीसी का प्रभाव तो है, बहुत ज़्यादा बेशक ना हो। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने की वजह हरियाणा से ज़्यादा और प्रांतों में उत्तरी भारत के, चूँकि वहाँ कोई भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर है नहीं। और कहीं जैसे राजस्थान में ब्राह्मण हो गए और यादव बनाए मध्य प्रदेश में, लेकिन वो अगले पिछड़ों में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में आपके योगीनाथ आदित्यनाथ हैं, वो ठाकुर समाज से हैं। तो एक था कि इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि ओबीसी हम चीफ मिनिस्टर दें, क्योंकि भाजपा की राजनीति आज ओबीसी से केंद्रित है। लेकिन यहाँ आके मुझे ये महसूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि अगर नायब सिंह सैनी फुल फ्लेज्ड चीफ मिनिस्टर होते, एक ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाता, तो असर ज़्यादा होता। आज ये बिल्कुल उनकी छवि बन चुकी है, वो मनोहर लाल के संरक्षण में राजनीति कर रहे हैं, उनके शिष्य के रूप में राजनीति कर रहे हैं, उनकी कोई से नहीं है प्रशासन में, उनकी कुछ चलेगी नहीं। और ये भी मैसेज है कि जब हालात बदलेंगे तो फिर से मनोहर लाल सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। तो जो अपेक्षित लाभ मिलना चाहिए था नायब सिंह की नियुक्ति से हरियाणा में, वो उतना नहीं मिल रहा। क्या हुड्डा साहब को अब ये एहसास हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में अगर अभय सिंह चौटाला को और ले लिया जाता, तो आज जितना दबाव वो महसूस कर पा रहे हैं उतना दबाव शायद उनके ऊपर नहीं होता? देखिए, हुड्डा साहब तक किसी को भी नहीं चाहते थे, आम आदमी पार्टी को भी नहीं चाहते थे। अगर अभय सिंह होते तो बेहतर हालात में होते, आज बेहतर हालात में होते, बिल्कुल होते। और अब अभय सिंह या जो जेजेपी अपने कैंडिडेट्स ला रही है, प्रवीण जी, आजकल मार्जिन बड़ा कम होता जा रहा है। 7,000 तो पिछली बार देखा है, और कई बार 3 अंकों में मार्जिन हो जाते हैं। तो ऐसे में एक एक कैंडिडेट मैटर करता है। अगर जजपा जिसे हम बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, उसका कैंडिडेट 10,000 12,000 वोट ले जाए, या इंडियन नेशनल लोकदल का भी इतना ही ले जाए, तो 25-30 हज़ार वोटों से तो पूरे समीकरण गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि इलेक्शन को पूरी तरह से बाईपोलर बनाया जाए। तो कुछ ना कुछ समझौते आपको पर्दे के पीछे या पर्दे के बाहर करने होते हैं, या तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम आपकी वहाँ मदद करेंगे, आप हमारी वहाँ कर देंगे। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये जो छोटी पार्टी कह के जिसे हम आज जजपा लोकदल के हिस्सों कर रहे हैं, ये किसी न किसी की हार का और किसी न किसी की जीत का कारण बनेगी। जिंदल साहब पर भी काफ़ी मीम्स हैं वो बन रहे हैं कि वो मंडी में गए हुए थे और बोरी कमर पर रख के उसमें लोड कर रहे थे जो, और
सुशील गुप्ता जी लामड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मीम्स बन रहे हैं, इस कुरुक्षेत्र के चुनाव को काफ़ी रोचक है, वो शायद अभय सिंह चौटाला ने बना दिया है। और अभय सिंह चौटाला सरेआम एक तरफ ये इशारा कर रहे हैं बिल्कुल खुल के कि सुशील गुप्ता जी भी बनिए हैं और नवीन जिंदल जी भी बनिए हैं, कम से कम इनके हाथों आप मत मरवाइएगा। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, चाहे वो जाट आरक्षण की बात होती है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात होती है, चाहे जसिया में जो बन रहा है संस्थान, वहाँ पे पैसे देने की बात होती है, मैं हमेशा वहाँ पे खड़ा रहा। एक बात और उन्होंने बोली है कि अगर वीरेंद्र मराठा जी आते हैं तो शायद मैं कैंडिडेट वहां पे ना उतारूं और उनकी मदद करूंगा। एक तरीके से रोड बिरादरी को भी अपने पक्ष में लेने का उन्होंने बात कह दी है। तो क्या अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में चुनाव जमाएंगे? बिल्कुल, रंग तो उन्होंने जमा दिया। देखिए, उनका कुरुक्षेत्र से ये तीसरा चुनाव है। एक बेटा उनका अर्जुन भी लड़ चुका वहाँ से। तो कुरुक्षेत्र के रण में वो गंभीरता से उतर रहे हैं। और ये जो उन्होंने कहा ना वीरेंद्र मराठा वाला सवाल, ये भी बड़ा सोच समझ के किया। अभय सिंह एक्चुअली में बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे आपने कहा उनकी भाषा ये है कि मुझे इनसे मत मरवा देना जी, तो ये चीज़ अपील करती है। इनसे का मतलब बहुत कुछ है। ये इनसे आज से नहीं, ये 1920 के दशक से चला आ रहा है। चौधरी छोटू राम का नारा है ना, कि व्यापारी समुदाय और ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अभय सिंह को बहुत आप हल्के में नहीं ले सकते। कुरुक्षेत्र में 10 की 10 सीटों में अगर कोई ट्राईपोलर मतलब त्रिध्रुवीय कोई चुनाव अगर बनने जा रहा है तो वो कुरुक्षेत्र का ही है। दूसरे, ये जो आपने मीम्स बनाने वाली बात की है, ये जो नवीन जिंदल टाइप लोग हैं ना, ये दरअसल ये राजनीति के लायक है नहीं। इनका कोई अर्थ नहीं। अब आ गए तो इस समय आशीर्वाद दे दो और ये दे दो, इस तरह की बातें हो रही। आज ही वो कल कहीं उसमें कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जी, तो मतलब मुख्यमंत्री का नाम तक ठीक से नहीं है उनको पता। तो राजनीति उनकी प्रायोरिटी पर नहीं है। और सुशील गुप्ता उनसे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन राजनीति का वो भी उस तरह सा मामला नहीं है उनका भी। तो ऐसे में अगर बड़ी सोच समझ के उन्होंने जो है वीरेंद्र मराठा के लिए बात कही अभय सिंह ने, वो और हो सकता है और भी छोटे छोटे लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हों। और ये दबाव भूपेंद्र हुड्डा क्या महसूस करेंगे? क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने जो कहा है कि मैं समाज के बीच में हरदम है, मैं खड़ा मिला हूँ, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कम से कम एक कोर वोटर तो माना जाता है। जाट वोट बैंक कह लीजिए, किसान वोट बैंक कह लीजिए। आज जाट पॉलिटिक्स में प्रवीण जी, अगर दो नेताओं के बीच, किन्हीं दो नेताओं के बीच अगर प्रतिस्पर्धा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला के बीच ही है। ये अलग बात है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल बहुत कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन नेता कभी भी वर्तमान की तो राजनीति करता है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ें सोचता है। तो सूनर और लेटर अभय सिंह को इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। इस बात का भी कि उन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया और उनकी एक अपनी छवि भी रही है और वो हमेशा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो अभय सिंह को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में आप उनको खारिज नहीं कर सकते। भूपेंद्र हुड्डा हाथ खींचेंगे अपने सुशील गुप्ता की मदद करने से इन बयानों के बाद? अब ये बहुत बड़ा मुश्किल कहना, अंदर के अंडरस्टैंडिंग हो रही है उनमें। चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े गहरे दोस्त हैं सुशील गुप्ता, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के भी बड़े गहरे दोस्त हैं। और मज़े की बात है, वीरेंद्र सिंह और अभय सिंह चौटाला के भी बड़े अच्छे रिलेशन है। तो हरियाणा में जो मिली जुली राजनीति होती है ना, जो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, उसमें कौन खिलाड़ी कब क्या कर रहा होगा ये संभव है। और कुरुक्षेत्र में मुझे ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई बहुत लंबा चौड़ा व्यापक आधार है नहीं। अदरवाइज तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में क्यों गई जी, इसके लिए तो कोई संघर्ष नहीं किया और किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। तो लेकिन अभय सिंह चौटाला जो चालें चल रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की समझ में आ रही हैं जी, ठीक है ना। और एक जो बड़ी बात अभय सिंह ने की है कि बसपा उनके साथ है। तो अगर एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि रोड कम्युनिटी है, उस तरह का इलाका है, एक उनका अपना व्यापक आधार है, प्लस जो उनकी अपील है कि इनके हाथ मत बढ़वाओ, उसमें जाट समुदाय की बड़ी भारी संख्या है। और शैलजा जी भी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? में उन्हें लेनी होगी। हाँ, ये तो चलता रहता है जी। तो उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि अभय सिंह ने इस इलेक्शन को, पूरे हरियाणा में कहीं भी ये 3 ध्रुव का इलेक्शन नहीं है, बाइपोलर है, लेकिन यहाँ तीसरा ध्रुव अभय सिंह के रूप में बड़ी मजबूती से खड़ा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा जी, दुष्यंत चौटाला को लेकर नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आजकल इस तरीके का आक्रामक बयान दे रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर
किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा अगर कोई दोषी है। तो ये क्या मानसिक दबाव दुष्यंत सिंह चौटाला पर बनाया जा रहा है? अगर बनाया जा रहा है तो भाजपा क्या फ़ायदा इस बयानों से है वो लेना चाहती है? देखिए, एक तो भाजपा मॉरल ग्राउंड पे बहुत कमज़ोर है। अगर दुष्यंत चौटाला ने कोई भी भ्रष्टाचार किया है तो वो तो मुख्यमंत्री तो कभी स्वीकार नहीं करते। वो तो हमारी तो बहुत ही पारदर्शी सरकार रही है और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं था, तो उसमें दुष्यंत का भ्रष्टाचार कैसे आ जाएगा? अब एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी जितना दुष्यंत चौटाला का लाभ उठा सकती थी वो उठा चुकी है। अब उनका लाभ उनको इस चीज़ में दिख रहा है कि हम थोड़े से आक्रामक हो जाएं दुष्यंत चौटाला के प्रति। क्या अंदर के उनके समीकरण चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी आज ये प्रश्न जरूर करने लगा है कि करीब करीब 4.5 साल दुष्यंत चौटाला सरकार में रहे हैं और कई सारे विभाग उनके पास थे, तो आप किस आधार पे ये कह रहे हो कि हमारी सरकार ईमानदार थी? अगर दुष्यंत चौटाला बेईमान थे, भ्रष्ट थे, तो इस आरोप से तो मनोहर लाल और उनका मंत्रिमंडल भी मुक्त नहीं हो सकता। तो ये नायब सिंह ने जो एक नई बहस छेड़ी है, ये इन पे उल्टी पड़ेगी, भारी पड़ेगी। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। डॉक्टर सतीश त्यागी साहब थे और हरियाणा के जो राजनीतिक हालात हैं जो चल रहे हैं उस पर बारीकी से और बेबाकी से डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने जवाब दिया है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो सवाल चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के, वो लगभग सारे जवाब हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से हैं, आप देख पाएंगे। और झज्जर से रोहतक तक जितने किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है वो डॉक्टर सतीश त्यागी से पूछने के बाद वो पूरी पक्की तरीके से वसूल हो जाता है। बेहतरीन लेखक भी हैं और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ एक जिंदा दिल इंसान भी हैं। और लगातार हम समय समय पर डॉक्टर साहब के साथ जो भी राजनीतिक चर्चा है वो हम करते रहेंगे। शुक्रिया।